बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये इंतहाई अहम जो है वो वर्क है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये वर्क लिखा गया है। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव द टेंटन एबे। ये टेंटन एबे इसको इन शॉर्ट कहते हैं। ये एक लिरिकल बैलेड की वर्क के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। 13 जुलाई 1798 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था और ये टूर था जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा हुआ था। ये और इसके सिस्टर ने तकरीबन जुलाई 1798 को जो है मतलब कि वहाँ पे एक टूर किया था। ठीक है, उस टूर के दौरान इसने ये जो है वो वर्क लिखा। और एक बात याद रखिएगा कि इसका पहला टूर नहीं था, ये इसका दूसरा टूर था। और अब ये जो टूर है होगा वो पिछले और अब के टूर को बहुत ज़्यादा लिंक कर रहा होगा। सो जिस वजह से जो है ये पोम लिखी हुई है और ये पिछले एक्सपीरियंस और अब के एक्सपीरियंस के ऊपर है कि इसका कैसा उस टूर के ऊपर एक्सपीरियंस रहा था। ठीक है, तो उस वक्त जब पहले जो है वो टूर पे गया था तो तब इसकी उम्र थी 23 साल और अब इसकी उम्र है 28 ईयर्स, मतलब कि 5 साल बाद इसने टूर किया था। तो अब हम अपने वर्क को शुरू करने जा रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो मैं कोशिश करूंगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम है, इसको आराम आराम से सुकून से समझें। इसको दो पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। सो लेट गेट स्टार्ट। 5 years have passed। 5 साल गुजर गए। एंड 5 summers, जो 5 साल गुजरे हैं उसमें 5 summers गुजरे हैं विद द लेंथ ऑफ द 5 long winter। जिसमें कहता है कि 5 साल गुजर गए हैं इस बात को, जिसमें 5 गर्मियां गुजरी हैं और 5 सर्दियों की लंबी रातें गुजरी हैं। लंबी रातें इसलिए कि सर्दियों में वो रियलाइज के टाइम जो है बहुत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे गुजर रहा है। सो इसलिए उसको वो बोल रहा है कि 5 लंबी सर्दियां। फिर कहते हैं कि एंड और अगेन आई हेयर, और मैं फिर से सुन सकता हूँ किस चीज को, दीज वाटर्स, उस वाटर्स को, किस चीज को जो रूलिंग कर रहा है फ्रॉम द माउंटेन स्प्रिंग्स विद द सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, जो कि पहाड़ों से रूलिंग करता हुआ गुजर रहा है, उतर रहा है। और वो कौन सा साउंड क्रिएट कर रहा है? बिल्कुल एक सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, एक सॉफ्ट इनलैंड मर्मरिंग साउंड क्रिएट करता हुआ वो पहाड़ों के ऊपर से जो नदियां नीचे गिर रही हैं, पानी जो नदी के अंदर गिर रहा है, मैं उसके साउंड को अगेन सुन सकता हूँ। वंस अगेन डू आई behold these steps and the lofty cliffs। इसमें मतलब है कि मैं एक दफा अगेन जो है, वंस अगेन, मैं एक दफा फिर वो जो लंबी खड़ी चट्टानें हैं ना, क्लफ्स मीन चट्टानें हैं, उनको अगेन मैं देख सकता हूँ। behold मीन seeing something, किसी चीज को देखना। फिर कहते हैं कि Jets on a wild secluded scene impress thoughts of the more deep seclusions। अब यहाँ तक अगर हम देखें तो इसमें इस लाइन का मतलब ये है कि कहते हैं कि ये जो सुकून भरा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सुकून, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस। अब जब बंदा कंप्लीट साइलेंस में होता है तो फिर जिन मेमोरीज का या जिन बातों का ख्याल आपके जहन में भी नहीं आता, वो भी आके आप उसको भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब कि ये जो शांत बिल्कुल सीन है, बिल्कुल साइलेंट वाला सीन है, ये हमें इम्प्रेस कर रहा है, मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं और डीप के अंदर जाके सोचूं। फिर कह रहा है कि एंड कनेक्ट, और किस चीज को कनेक्ट कर रहा है? लैंडस्केप को विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, कि क्वाइट ऑफ द स्काई को लैंडस्केप के साथ जो है वो जो है कनेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो अगर लाइंस को अगर हम डीपली पढ़े ना, तो हमने ऊपर क्लेफ्स का जिक्र किया है, ये जो लंबी चट्टानें हैं, ठीक है। अब ये जो लैंडस्केप कर रही है ना, ये किस चीज से इसको कनेक्ट कर रही है? स्काई के साथ, बिल्कुल आसमान के साथ उसको कनेक्ट कर रही है। मतलब कि जो लैंडस्केप का सीन दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल एक स्काई की तरह बिल्कुल साइलेंस है, बिल्कुल सुकून, शांत है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस। देन क्या कहता है? कहता है कि द डे इज कम, वो दिन आ गया है, व्हेन आई अगेन रिपोज। रिपोज मीन टू टेक द रेस्ट। कहता है कि वो दिन आ गया है जब मैं अगेन जो है वो सुकून कर सकूंगा, रेस्ट कर सकूंगा। हेयर अंडर दिस डार्क सेकीमोर, सेकीमोर एक ट्री का नाम है। कहता है कि वो दिन दोबारा आ गया है जब मैं सेकीमोर डार्क ट्री के नीचे आराम कर सकूंगा। एंड व्यू, और क्या देख सकता हूँ? दीज प्लॉट्स ऑफ द कॉटेज ग्राउंड, इन कॉटेज, ये घास से हरे भरे प्लाट्स हैं जो जो कि कॉटेज के करीब जो है वो बने हुए हैं।
एंड दीज और किन को, ऑर्चर्ड टफ्स को, और ये जो जो है वो फूल के बने हुए बागीचे हैं, ऑर्चर्ड टफ मीन फूल के बने हुए जो बागीचे हैं, उनको मैं अगेन देख सकता हूँ, विच एट दिस सीजन्स विद देयर अनराइप फ्रूट। अब ये किस सीजन की एक्चुअली बात कर रहा है, ये जुलाई के मंथ में अपनी सिस्टर के साथ आया, एज आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड विद इन फ्रंट ऑफ यू कि जो जुलाई के सीजन के अंदर आया था। तो जुलाई के सीजन के अंदर जब क्या था कि जब अनराइप फ्रूट्स थे उस बगीचे के अंदर, ये जो प्लाट कॉटेज है ना, इसके अंदर ये ऑर्चर्ड ट्रफ है, इस ये जो बगीचा है इसके अंदर अनराइप फ्रूट्स पड़े हुए हैं, अभी तक वो पके नहीं हैं। अब देखिएगा, चूंकि ये ग्रीनरी सीजन होता है, सो इस वजह से कह रहा है कि आर ग्लाइड, सो इसने कपड़े पहने हुए हैं इन वन ग्रीन ह्यू, ठीक है कि तो ये जो अनराइप फ्रूट्स हैं इन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, मतलब सारी उस वक्त जो है वो बगीचे के अंदर था तो हर तरफ ग्रीनरी छाई हुई थी, सो इसको सिंबॉलिकली बोल रहा है वो। एक्चुअली इनके फ्रूट्स जो है, ट्री है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर से उसके लीव्स होंगे, सो उस वजह से इसको कह रहा है। अब चूंकि वो अनराइप हैं, सो दूसरी रीजन ये है कि अनराइप हैं, इस वजह से उनका कलर जो है अभी ग्रीन है, तो इस वजह से कह रहा है कि उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। एंड लोज देमसेल्फ, और अपने आपको वो खो चुके हैं, किन के दरमियान, मिड ग्रोव्स एंड द क्रॉप्स, छोटे बड़े पौधों के दरमियान वो अपने आप को खो चुके हैं। वंस अगेन आई सी, एक दफा मैं फिर देख सकता हूँ किन चीजों को, दीज हेजरोज हार्डली हेजरोज। अब मतलब कि अभी मैं इसको अगेन एक दफा देख सकता हूँ, ये जो हेजरोज हैं, ये जो झाड़ियां बनी हुई हैं जो खेत की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, जो बाड़ लगाई जाती है खेत के दरमियान, एक पैली के दरमियान जो बाड़ लगाई जाती है, उसको एक्चुअली ये प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक हेजरोज ही है, हमें ऐसे ही लगता है जैसे ऐसे ही मतलब कि खुद ही झाड़ियां उगी हुई हैं, जैसे कि एक जड़ी बूटियां पौधों के दरमियान उगती हैं, कहता है कैसे प्रेजेंट हो रही हैं वो। अब यहाँ पे राइटर खुद मुखातिब होकर कहता है कि लिटिल लाइन्स ऑफ द स्पोर्टिव वुड्स रन वाइड्स, और ये जो हेजरोज हैं वो तो खुद ही ऐसे ही मतलब बेकार किस्म की हैं, खुद ही उगी हुई हैं, मतलब खुद ही ऐसे ही खेत के अंदर फैली हुई हैं। आगे कहता है कि दीज पोस्टरल फॉर्म्स, ये जो जंगली किस्म के फॉर्म्स है, ग्रीन्स टू द वेरी डोर, जो कि सारे के सारे जो हैं वो ग्रीन नजर आ रहे हैं। एंड wreath ऑफ द स्मोक सेंट अप इन द साइलेंस फ्रॉम द अमंग द ट्रीज, और इन पास्टल फॉर्म के अंदर मतलब कि इन जंगलों के अंदर जो है धुआं क्या कर रहा है, एक छल्ले की सूरत में गोल मोल होके ट्रीज के ऊपर से होके बाहर की तरफ निकल रहा है। मतलब एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सीन जो है वो क्रिएट कर रही है कि आप देखेंगे कि जंगल के अंदर एक सुनसान जंगल होगा, मतलब कि वहां ना कोई बंदा ना कोई नहीं, सिर्फ जानवर वगैरह रहते होंगे, तो वहां से अगर आपको धुआं उठता हुआ देखे वो भी छल्लों की सूरत में, तो ऐसे लगता है जैसे पेड़ों को वो चीरता हुआ ऊपर की तरफ गुजर रहा है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन with some uncertain notice as might seems of the vagrant dwellers in the houseless words। अब ये जो सीन है, ये जो धुआं हवा के अंदर से उठ रहा है, मतलब दरख्तों के बीचों बीच से चीर के ऊपर की तरफ दे रहा है, ये किस चीज की निशानदाही कर रहा है, ये एक्चुअली जो है वो विग्रेंट डिवेलर्स को जाहिर कर रहा है, मतलब जिप्सीज को जाहिर कर रहा है, जिनका कोई खुद का तो ठिकाना होता नहीं है, मतलब जो वो कहते हैं मजदूर कह लें, मजदूर टाइप के लाभी जिप्सीज, कभी यहाँ कभी आज वहाँ कभी वहाँ, मतलब इनका घर तो कोई परमानेंटली नहीं होता, जहाँ गए वहीं अपना डेरा लगा रहे। ये उन चीज की इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जैसे उनका बसेरा हो यहाँ, मतलब कि जिप्सीज को एक आम शब्द आम लफ्ज में खाना बदोश कह ले, जैसे कि आजकल अर्तुगरुल मतलब बहुत चला हुआ था, तो अर्तुगरुल का सीन आपने देखा होगा कि वो कभी इस जगह पे टेंट गाड़ रहे हैं, कभी उस जगह पे जाके टेंट गाड़ रहे हैं, मतलब जिनकी खुद की परमानेंट प्लेस ना हो, लेकिन वो जहाँ जाए खुद को वहां अपनी प्लेस बना लेते हैं। और ऑफ सम हर्मिट्स केव, या फिर ऐसा है कि कोई मलंग टाइप का बंदा, हर्मिट मीन जो एक मुकम्मल जो है आइसोलेशन वाली, एक तन्हाई पसंद जो पर्सनैलिटी होती है, तो वो फकीर मतलब कोई साधु बाबा हो गया, या उसकी कोई केव बनी हुई है, या मतलब कि वो वहां रह रहा है। या फिर ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वेयर बाय हिज फायर, मतलब कि वो जो साधु बाबा या जो वो हर्मिट पर्सनैलिटी जो फकीर बैठा हुआ है, बाय हिज फायर, उसकी फायर है द हर्मिट साइड्स अलोन के, एक साइड्स अलोन तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ लिखने की जरूरत है, क्योंकि हर्मिट आल्सो मीन्स टू अलोन होता है, कि उसका खुद का मतलब ही अलोन होता है, तन्हाई पसंद जो आदमी होता है उसको हर्मिट पर्सनैलिटी कहते हैं। तो कहता है कोई हर्मिट पर्सनैलिटी वाला बंदा बैठा होगा आग जला के, जिस वजह से ये जो धुआं है ना वो उठ रहा है। फिर कहता है कि दीज ब्यूटीज
फॉर्म्स, ये जो ब्यूटीफुल नेचर्स है, ब्यूटीफुल किस्म की एक नेचर फैली हुई है, तो अ लॉन्ग ऑब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज अ लैंडस्केप टू बुलेट मैन्स आई। मतलब एक लंबे अरसे तक, दो अ लॉन्ग अब्सेंस, एक लंबे अरसे तक, व्हेन आई वाज नॉट देयर, जब मैं यहाँ पर नहीं था। मतलब एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि ये 5 साल पहले ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन कहता है कि मैं लंबे अरसे के लिए यहाँ नहीं था, लेकिन यहाँ का सीन जो था वो मेरे दिमाग के अंदर ऐसे क्रिएट हो गया था जैसे कि एक बहुत बड़ा ब्यूटीफुल सीन आदमी देखता है और अचानक वो ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन वो पिक्चर उसके माइंड के अंदर जो है वो हमेशा रहती। तो मुकम्मल अभी तक जो है मैं इसको कम्प्लीटली तौर पर भुला नहीं पाया, ये इतना ब्यूटीफुल साइट था। यहाँ तक हमने अभी तक इसको पढ़ा है। But out in lonely rooms, and meet the dim of the tones and the sights I have on to them. हाँ, अब ये एक्चुअली मेरी बात कर रहा है। कहता है कि बट आउट इन अ लोनली रूम्स, लेकिन जब मैं अकेले तन्हाई के अंदर रूम में बैठा हुआ था, या जितने भी हॉस्टलाइज लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होते हैं, उनकी बात कर रहा है कि अकेले रूम में बैठे होते हैं, ठीक है। मतलब है कि एक पर्सन है जो अकेला रूम में बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ और क्या चीज़ है, मीट द डिम। मीट द डिम कहते हैं शोर शराबे वाली जगह को, ठीक है। एक ऐसा बंदा जो अकेले रूम में बैठा है, तो वहाँ शोर शराबा बहुत है, तो ऑब्वियसली ये किसी टाउन को, सिटी को इंडिकेट कर रहा होता है। ऑफ द टाउन एंड द सिटीज़, जो कि किसी कस्बे के अंदर बैठा होगा या किसी शहर के अंदर, बड़ा बिग सिटी होगा, जस्ट लाइक लाहौर, ठीक है, बिगेस्ट के आई एम सिटिंग इन राइट नाउ इन लाहौर। तो किसी बड़ी सिटीज़ के अंदर बैठा होगा या किसी टाउन के अंदर बैठा होगा। आई हैव ऑन टू देम, तो मैंने ये सीन वहाँ पे देखा, ये जो मैं सीन देख के आया था ना वहाँ से टिंटर नैबे से, तो ये सीन जब मैं अपने घर गया हूँ ना, जब अकेला रूम में बैठा होता था शोर शराबे में बैठा, तब भी मुझे ये सीन जो था वो मेरी आंखों के सामने आता था। तो ये सीन क्या था कि इन द आवर्स ऑफ द वेरीनेस सेंसेशन स्वीट्स फेल्ट इन द ब्लड एंड द फेल्ट अलोन द हार्ट। मतलब ये कि जब भी मैं शहर के अंदर तन्हाई महसूस करता था, उसके साथ साथ थक जाता था, और मैंने इन चीज़ को कहाँ से जो है वो महसूस किया था, इन द ब्लड एंड हार्ट। और तब मैं जब थक जाता था, तो तब मैं दिलो जान से इसको फील करता था, मतलब दिल और खून से मेरी रगों के अंदर ये सीन दौड़ता था। एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड विद द ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन। और फिर ये मेरे माइंड से होता हुआ कहाँ पहुंच गया, ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, जो माइंड के अंदर पीस वाली रेस्टोरेशन जगह, मेमोरी है एक, वहां पे जाके ये रिस्टोर हो गया। फील्स टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेयर। अब ये जो मेरी फीलिंग है ना, ये जो फीलिंग मेरे से अंदर अभी आ रही है, ये जो मुझे किसने दी है, ये जो सुकून मुझे अभी आ रहा है, वो अनरिमेंबर्ड प्लेयर से मिला है मुझे। सच परहैप्स as have no sight or trivial influence on that best portion of a good man's life। और शायद इस साइट का, इस रिमेम्बरेशंस का मेरी लाइफ के ऊपर एक बहुत बड़े पोर्शन के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस पड़ा है। इवन कि मेरे छोटे छोटे और नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स के ऊपर भी मेहरबानी आ गई, उनके ऊपर भी प्यार आ गया, ठीक है। नोर लेस आई ट्रस्ट, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये मानता हूं कि टू देम आई मे हैव ओन्ड अनदर गिफ्ट, इससे मैंने एक और गिफ्ट को रिसीव किया है। ऑफ एस्पेक्ट्स मोर सबलाइम दैट ब्लेस्ड मूड, किस चीज को, इस लाफ्टी नेचर को और ब्लेस्ड मूड को जो है वो मैंने एज ए गिफ्ट पाया है। इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, और एक ऐसा डायरेक्ट किस्म का बर्डन जो था वो कहता है कि बर्डन ऑफ द मिस्ट्री सीधा दिमाग के ऊपर पड़ा। in which the heavy and the heavy were weights of all the unintelligible world। इसका वेट मतलब कि unintelligible मीन एक मिस्ट्री वर्ल्ड का ऐसा बर्डन जो था, इसका वेट इतना ज़बरदस्त किस्म का होता है, मिस्टीरियस वर्ड्स का वेट इतना हैवी किस्म का होता है कि is enlightened that the serens and the blessed mood। मतलब कि ये जो होता है कि इसके इनलाइटन, ये जो वजन पड़ता है ना, जब इसका बर्डन पड़ता है, तो जो ऑलरेडी बर्डन मेरे माइंड के ऊपर होता है ना, तो इस साइड को जब मैं याद कर लेता हूँ ना, तो उसका बर्डन जो है वो बहुत कम हो जाता है, मैं एक ब्लेस्ड मूड के अंदर जो है वो अगेन वापस आ जाता है। इन विच अफेक्शन जेंटली लीड्स अस on until the breath of his carbonal frames and even the motion of the human blood almost suspended। और उस वक्त इस सीन्स के अफेक्शंस हमारे ऊपर होते हैं, और यहाँ तक कि हम सब कुछ अपने स्पिरिचुअल सेंसेस से हासिल करते हैं, उसी से फील करते हैं। इसके नतीजे में जो हमारी बॉडी है और जितने भी हमारे ह्यूमन ब्लड है, बॉडी है, और इसके अंदर जो खून बह रहा है, वो उस एक वक्त तक सस्पेंड हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है।
काम करना छोड़ देता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि वी आर लेड अस्लीप, हम तो सो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी तो सो जाती है, ठीक है, बिकम ए लिविंग सोल, लेकिन हमारी जो सोल है, रूह है, वो जागती रहती है। अगेन कहता है कि while with an eye made the quiet by the powers of the harmony and the deep power of the joy we see into the life of the things। पावर ऑफ हार्मनी की वजह से हमारी आंखें जो हैं वो तो बिल्कुल सुकून महसूस कर रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी सोई हुई होती है। फिर जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी आंखें चाहे बंद होती है, लेकिन ये चीज़ है कि हमें इनर थिंकिंग के बारे में, हमारी लाइफ की इनर थिंकिंग के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। पावर ऑफ जॉय को सोचने में, बड़ी डीपली सोचने के अंदर जो है वो मजबूर कर देती हैं। इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ, मतलब अगर ये एक illusion भी हुआ, बेकार किस्म की चीज भी हुई, मतलब एक illusion टाइप निकला, yet oh how of, तो फिर भी क्या फर्क पड़ता। In the dark and the amid the many shapes of the joy delight when the faithful star unprofitable and the favor of the world, कहता है कि have a hung upon the reaching of my heart, मतलब किस तरह मैंने रात के अंधेरे और दिन की इस जॉयलेस रोशनी के अंदर when I was in a city, तो ऐसी कोई भी ब्यूटीफुल चीज नहीं देख पाया। उन सिटी लाइफ की अनप्रॉफिटेबल सीन्स, या हम ये कह सकते हैं उसके यू कैन से डैट, जैसे हमने पीछे पढ़ा फीवर ऑफ द वर्ल्ड, या उसके बुखार ने किस चीज के ऊपर जोर डाला, बीटिंग ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल के ऊपर जो है, बीटिंग ऑफ माई हार्ट के ऊपर जो है वो जोर डाला, तो मेरी हार्ट बीट को भी दबाया। तो अगर ये एक illusion भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट्स हैव आई टर्न टू दी ओ द सेल्वन वे दो द वंडरर through the woods, how often has my spirits turned to thee। कहता कि इस चीज को मैं भी नहीं जानता कि मैंने अपनी सोल को कितनी दफा इस साइड की तरफ, ब्यूटीफुल साइड की तरफ जो है सरेंडर करने की कोशिश की है। एक्चुअली ये पता किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये रिवर को आइडेंटिफाई कर रहा है, जो कि टेंटर्न एबे के पास बैठती है, एक नदी, उसकी तरफ कह रहा है कि मैं ना जाने कि मैंने अपने सारी चीजें बंद करके, अपनी साइड आंखें बंद करके दिल को तुम्हारी तरफ रागिब किया है। मतलब कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने कितनी दफ़ा तो अपनी स्पिरिट्स को तुम्हारी तरफ टर्न किया है, इस बारे में मैं भी नहीं जानता, ठीक है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैं जब भी सिटी लाइफ के अंदर, थकी हारी लाइफ, जब मेरा जिस्म थक जाता था, तो जब मैं आंखें बंद करता था तो सारी पिक्चर्स तुम्हारी मेरी आंखों के सामने आती थी। फिर कहते हैं कि एंड नो विद द ग्लीम्स ऑफ द हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट्स विद मैनी रिकॉग्नाइजेशंस डिम एंड द फेंट। और अब तो इस सीन को है जो मैं आधा तकरीबन जो है वो भूल ही चुका हूँ, ऑलमोस्ट हाफ मैं इसको भूल चुका हूँ। इवन के बहुत सारी थॉट्स ऐसी हैं, बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो कि डिम एंड फेंट हो चुकी। लेकिन ये तभी हुआ था जब मैं सिटी के अंदर था, क्योंकि सारी चीजें तो मैं नहीं देख सकता था, लेकिन कुछ पिक्चर्स जो थी मेरी आंखों में सामने आती थी। लेकिन जब मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ तो वो दोबारा जो चीजें हैं, वो रिकॉग्नाइजेशन होती हैं, वो दोबारा चीजें रिकॉल हो गई हैं, मतलब कि मेरी यादें जो थी वो दोबारा से ताजा हो गई हैं। एंड समवट ऑफ द सैड परप्लेक्सिटी, क्या कह रहा है कि इन सम बट, और मैं कुछ मतलब थोड़ा सा माइनर सी मुकदार में आप सैड भी हूँ, और परप्लेक्सिटी मतलब कि शॉक, जिसको शॉक लगना कहते हैं, हैरान होना कहते हैं, वंडर, ठीक है। मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ और थोड़ा सा सैड भी हूँ। अब ये किस लिए हैरान हूँ, इसी से पूछते हैं। कहता था पिक्चर ऑफ द माइंड्स रिवाइव्स अगेन द वाइल हियर आई स्टैंड नॉट ओनली विद द सीन्स of the present players, but with the blessing thoughts that in these movements here the life and the fruits for the fortune year। मतलब कि नो डाउट कि मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया और वही पिक्चर्स जो मैं भूल चुका था कुछ कुछ, उस वो मेमोरीज मुझे दोबारा रिकॉल हो गई हैं। लेकिन सैड में इसलिए हूँ कि मेरी यूथ जो जवानी थी वो जा चुकी है। जब मैं यहाँ पे पहले आया था तो मेरी 23 ईयर्स एज थी, अब मैं 28 ईयर्स का हूँ, जवानी मेरी जा चुकी है। तो अब जब कि मैं तुम्हारे पास आ ही गया हूँ, उस नदी के बिल्कुल किनारे पे खड़े होके ये कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तो मैं उस जैसा एंजॉय नहीं कर सकता, ठीक है, जिस तरह मैं पहले कर सकता था। और परप्लेक्सिटी इसलिए हो रही है कि जब मैं 5 साल पहले यहाँ पे आया था तो ये जो नेचर है मुझे वो वैसा जो है वो एंजॉय नहीं दे रही जैसा मैंने 5 साल पहले किया था। डजंट मीन कि ये जो सीन है मुझे जो है वो एंजॉयमेंट नहीं दे रहा, बल्कि ये जो फ्यूचर्स के लिए भी मेरे लिए जो है, अब मैं देख के जा रहा हूँ ना, तो जब थोड़ा और ज्यादा बूढ़ा होऊंगा ना, तो थोड़ी सी आगे एज के अंदर होगा, 32-34 साल की एज में होगा, तो तब भी मेरे लिए जो अब सीन जो है वो प्लेयर्स महसूस कर रहा हूँ, तब वो भी नहीं करूंगा। मतलब जो एज यूथ के दिन जो गुजरते हैं, जो बंदा यूथ के दिनों के अंदर होता है, जवानी के दिनों में वो उछलता कूदता है, हर जगह इंजॉयमेंट लेता है, तो अब थोड़ा सा वो जरा मेच्योर हो गया है, तो वो उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह पहले कर रहा है। तो एक्चुअली उसको ब्लेम कर रहा है कि जिस तरह परप्लेक्सिटी इस वजह से है कि
जो मैंने पहले चीज़ें इंजॉय की थी वो अब कम ही कर रहा हूँ, लेकिन उस तरह नहीं कर रहा जैसे मैं यूथ के दिनों में आया था यहाँ पे। और ये किस तरह का काम करेगा अगर मैं सिटी के अंदर दोबारा चला जाऊँ, जब थोड़ा सा थोड़ा सा बूढ़ा हो जाऊँ, ये तो मेरे लिए लाइफ एंड द फूड की तरह काम करेगा, मेरे लिए खुराक बन जाएगा, मेरे लिए फूड की तरह काम करेगा। And so I dare to hope, though changed, no doubt of what I was when first came along these hills। ठीक है, अब मेरी तकरीबन जो है फीलिंग्स वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है, क्योंकि ये मेच्योर हो गया है असल में। तो इसलिए कह रहा है कि मेरी अब जो फीलिंग है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है चीज़ के कंपेयर से, कि जब मैं पहले यहाँ पे आया था उस चीज़ के मुकाबले में अब मेरी फीलिंग्स जो है वो बहुत हद तक चेंज हो गई है। मैं पहले इन हिल्स की दरमियान आया था तो मेरी पहले वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा जो थी अट्रैक्टिव थी। यूथ का दिन था तो बड़ा खून गर्म था, जवान था, तो हर तरह का एंजॉयमेंट किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। So when like a rope I wandered over the mountain by the sides of the deep river and a lonely streams। मतलब वही बात आ गई कि जैसे कि हिरन का बच्चा होता है ना, एक माउंटेन से दूसरी माउंटेन पे। मतलब जब मैं यूथ के दिनों में आया था, ये बात मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूँ कि जब वो उसने कहा था कि जब मैं जवानी के दिनों में आया हूँ तो मैं पहाड़ियों पे बड़ा इंजॉयमेंट करता था, उछलता कूदता था, लेकिन अब ये सीन नहीं है। रोमिन हिरन का छोटा बच्चे को कहते हैं। और मतलब इस सो कहता है कि बाय द साइड्स ऑफ द यू कैन से दैट द डीप रिवर एंड द लोनली स्ट्रीम, इस डीप रिवर और लोनली स्ट्रीम्स के पास, वेयर एवर द नेचर लेट्स, जहाँ तक नेचर की ब्यूटी जो है वो फैली हुई थी, जहाँ तक उसका टोटल स्प्रेड था, एरिया था, मोर लाइक अ मैन विद अ फ्लाइंग मोर समथिंग दैट के ही ट्राइड एंड वन हु सॉट द थिंग्स ही लव्ड। और एक आदमी की तरह जो किसी चीज से अपना पीछा छुड़वा रहा है, या उस लवर की तरह जो किसी को पाना चाहता है, एक्चुअली वो नेचर को प्रेजेंट करेगा। फॉर नेचर देन द coarsest players of my boys days and their gland animals movement of all gone by to me was all in all। सॉरी टू से मैं इसलिए ज़्यादा लाइन का तर्जमा कर रहा हूँ क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा पार्ट है। आई हैव ऑलरेडी told you in the beginning of our lecture कि ये काफ़ी ज़्यादा लेक्चर बड़ा है, तो इसलिए मैं लंबा लंबा करके ज़रा लाइंस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था ना, वो कहता था कि जब मेरे बचपन के दिन और ये जो एनिमल मूवमेंट के दिन जो थे, जो मैं प्लेयर जिनमें महसूस करता था, वो अब दिन जो है ऑल गोन बाय, वो तमाम के तमाम गायब हो चुके हैं, वो सारे के सारे चले गए हैं, और वो सारे के सारे जो है वो मेरे लिए डिसअपियर हो चुके हैं, चले गए हो गए हैं। I can't paint dates then I was surrounding contracts hunted me like a passion to the tall rock। और मैं तुम्हें इवन के बता भी नहीं सकता कि वो साइट्स, वो वक्त, वो इरा मेरे लिए क्या था। जो साउंडिंग कैटरेक्ट मीन फुआरा या झरना, जो उस वक्त उस एज के अंदर मैंने सुना था ना, उसकी आवाज़ सुनी थी, वो अभी भी मेरे, उसका साउंड जो है अभी भी मेरे दिमाग के अंदर मौजूद। द माउंटेन एंड द डीप एंड द ग्लूमी वर्ल्ड। टॉल रॉक मीन ये जो लंबी सी खड़ी चट्टान है, एंड द जो माउंटेन है, ये जो डीप ग्लूमी वुड है, और मतलब कि ये जो घना जंगल है, और ये आज भी वैसे के वैसे हैं जैसे मैंने अपने बचपन के दिनों में एंजॉय किया था यहाँ पे आके। मतलब ये सारे ब्यूटीफुल साइट अभी भी मेरे माइंड के अंदर वैसे के वैसे ही हैं। सो अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, हाफ ऑलमोस्ट टेक्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इसका समझ ज़रूर आया होगा। अगर समझ आ गई है तो इसको प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, क्योंकि ये मेहनत से बनता है। अगर नहीं तो ऐसे ही मज़े करते रहो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।